Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स एग्जाम के लिए फिजिक्स के पीवाईक्यूज के काफ़ी सारे लेक्चर्स मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं। आप लोगों ने वो लेक्चर्स देखे भी होंगे और अच्छे से आपको समझ में भी आए होंगे वो लेक्चर्स। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज एक और लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ जिसमें मैं कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा फिजिक्स के ही। और इस लेक्चर से मैंने बाइलिंगुअल करने का ट्राई किया है, यानी कि जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखे हुए हैं, जिससे जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। बाकी मैं बोलता तो इंग्लिश में ही हूँ, यानी कि ऐसा मैं पूरे प्रॉपर इंग्लिश वर्ड्स पूरे खास यूज़ नहीं करता, तो हिंदी भी यूज़ करता हूँ, तो वो तो आपको समझ में आ जाता होगा। इस लेक्चर का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप निंजा प्रेप पीजीटी फिजिक्स के ऊपर अवेलेबल होगा, है ना। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो उनसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें अगर अब तक नहीं किया है, और जो शेयर अगर आप कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें आज गिवन है आज के जो लेक्चर में, वो है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर सेंटर ऑफ मास ऑफ रेफरेंस सिस्टम फ्रेम। सेंटर ऑफ मास के लिए द्रव्यमान केंद्र के निर्देश तंत्र के लिए इनमें से सही कथन चुनिए। तो पहला ऑप्शन है कि द मोमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज ऑलवेज जीरो इन दिस फ्रेम। इस फ्रेम के अंदर मोमेंट ऑफ सिस्टम का यानी कि निकाय का जो संवेग है वो जीरो होता है, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है मोमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल कैन नेवर बी जीरो। इस फ्रेम में जो मोमेंट है सिस्टम का संवेग है वो जीरो नहीं होता। तीसरा ऑप्शन है मोमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज नेवर कंजर्व्ड, संरक्षित नहीं होता। और फोर्थ ऑप्शन है मोमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल मे और मे नॉट बी जीरो इन दिस फ्रेम। देखो ऐसा होता क्या है, इसको दो तरीके से आप कर सकते हो। जब आप सेंटर ऑफ मास को डिफाइन करते हो तो मान लो ये आप ओरिजिन के रेस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हो। किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हो? ओरिजिन। तो ओरिजिन कौन सा हो गया? रेस्ट फ्रेम हो गया ये। और यहाँ पर ये सेंटर ऑफ मास है और यहाँ पर एक पॉइंट है, लेट सपोज ये m1 है और ये m2 है, और यहाँ से आप इसकी डिस्टेंस ले रहे हो r, और ये डिस्टेंस ले रहे हो आप r2, और ये डिस्टेंस ले रहे हो आप r1। तो उस केस में आप जो इसका फॉर्मूला लिखते हो, आपने पढ़ा भी होगा कि इसका जो फॉर्मूला है वो आप ऐसे लिखते हो m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। ये कहाँ से ले रहे हो? जब आप ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, है ना। ये किसके रेस्पेक्ट में? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, यानी कि रेस्ट फ्रेम से। अभी आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ही अगर आ जाओ, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में आने का मतलब है कि आप यहीं पर आके बैठ जाओ, यहीं पर आके बैठ जाओ। ये m1 है और ये m2 है। तो अगर आप यहीं पर आकर बैठ जाते हो, अब मैं इसको बोलता हूँ r1 और मैं इसको बोलता हूँ r2। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर क्या होता है कि इसके रेस्पेक्ट में मैं अगर मोमेंटम निकालता हूँ, इसके रेस्पेक्ट में अगर मैं मोमेंटम निकालता हूँ तो वो टोटल मोमेंटम की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। अगर मैं निकालता हूँ m1 v1 प्लस m2 v2 करता हूँ तो वो टोटल मोमेंटम क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जाके बैठता हूँ, किस में जाके बैठता हूँ? सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जाके बैठता हूँ, तो जो टोटल मोमेंटम है सिस्टम का वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। जब आप रेस्ट फ्रेम से देखते हैं तो फिर आपको ये कहानी दिखाई देती है। हमें क्या पूछा गया है? हमें ये पूछा गया है कि आपको कहाँ से बताना है? आपको बताना है सेंटर ऑफ मास रेफरेंस सिस्टम से। तो वहाँ से तो सब कहानी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। देखो चीज़ों को समझने की कोशिश करो बजाय रटने की, है ना। ये आंसर्स आपको बहुत सारी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर भी मिल जाएगा, बहुत सारे जो पीवाईक्यूज वाली बुक आती है उनमें भी मिल जाएगा। बट मैं ये कहूँगा रट्टाफिकेशन की बजाय समझने की कोशिश करो, चाहे कहीं से भी समझो उसको। आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं आरपीएससी फिजिक्स लेक्चरर एग्जाम के लिए, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए, तो ऑलरेडी मैंने बैच स्टार्ट कर दिया है। आप लोगों को पता भी होगा, प्रारंभ बैच मैंने स्टार्ट कर दिया था। 13 सितंबर से बैच स्टार्ट हो गया था। इस बैच में आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं। जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन करना है तो अभी तक की जो भी क्लास हुई है वो सारी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल हो जाएंगी। ये बैच के अंदर आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स का जो भी सिलेबस है, फिजिक्स सिलेबस, चाहे वो 11-12 का फिजिक्स हो, चाहे वो बीएससी का फिजिक्स हो, और चाहे फिर वो एमएससी का फिजिक्स हो, वो सारा सिलेबस आपको अवेलेबल रहेगा। रिलेवेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको कराई जाएगी, यानी कि सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। टेस्ट सीरीज इसके अंदर अवेलेबल रहेगी। ये बैच की जो वैलिडिटी है ये दिसंबर 2025 तक रहेगी, और अगर एग्जाम की डेट आगे बढ़ती है तो ये उसके आगे भी बैच की वैलिडिटी बढ़ जाएगी।
इस बैच का जो प्राइस है वो है 12,000 रुपीज़, जो कि अभी डिस्काउंट में आपको 20% के डिस्काउंट के ऊपर 5 नवंबर तक अगर आप बैच परचेज करते हैं तो 20% के डिस्काउंट पर ये अवेलेबल रहेगा। EMI ऑप्शंस भी इसमें साथ में है। अगर आपको ये बैच ज्वाइन करना है तो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी इस बैच की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, राइट अप आपको पूरा इसमें इंग्लिश में ही मिलेगा, है ना। हिंदी में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आने वाले 4-5 दिनों में मैं हिंदी में भी बैच स्टार्ट करूँ, सो दैट जिन बच्चों को इंग्लिश के वर्ड समझने में दिक्कत होती है तो उनको हिंदी में भी बैच मिल सके। तो जो भी लोग बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो ये जो ऐप है निंजा प्रेप बाय कपिल सर, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू 3 पीस ऑफ इक्वल मास। एक ऑब्जेक्ट है, मान लो एक ऑब्जेक्ट है m मास का है और इसके 3 पीस हो गए, ये रेस्ट में है, रेस्ट में मतलब इसकी वेलोसिटी है 0। इसके 3 इक्वल पीस हो गए, एक पीस ये हो गया, मान लो ये हो गया m/3 का, एक पीस ये हो गया, ये भी कितने का हो गया m/3 का, और एक पीस ये हो गया, ये भी कितना हो गया m/3। एक जा रहा है 24 मीटर पर सेकंड से 24 मीटर पर सेकंड से एक चल दिया है, और ये किधर चल दिया, ये चल दिया ईस्ट में, ईस्ट मतलब आई कैप। एक चल दिया नॉर्थ में, यानी कि ये हो गया जे कैप, और एक का हमें अता पता है नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले, चाहे वो आप न्यूक्लियर फिजिक्स से जोड़ लो उसको, कि जहां पर एक पार्टिकल का एक्सप्लोडन हो रहा है, कोई बॉम्ब एक्सप्लोज हो रहा है, एक्सप्लोड हो रहा है, कोई पार्टिकल का बॉम्बार्टमेंट हो रहा है, तो वहां पर आंख बंद करके कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देना, संवेग संरक्षण लगा देना, जब भी ऐसा कुछ कहानी आपको दिखे। तो यहाँ पर जब आप संवेग संरक्षण लगाओगे, यानी कि जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जब आप अप्लाई करोगे, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ये mv और इक्वल्स टू ये क्या बनेगा m/3। एक वेलोसिटी हो गई किस डायरेक्शन में, i में, तो इसको मैं लिख दूंगा 24 i कैप प्लस m/3, एक कौन सी डायरेक्शन में हो गई, j में, तो इसको मैं लिख दूंगा 18 j कैप, और एक का मेरे को कुछ अता पता है नहीं, इसको मैंने लिख दिया m/3। अब इनिशियली तो ये रेस्ट में था तो 0, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, तो 3 खत्म हो जाएगा और m भी खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा 24 i कैप प्लस 18 j कैप प्लस v इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब यहां से हमें v बार की v का जो वेक्टर वैल्यू है वो अगर हम निकालें तो वो कितनी आएगी, 24 i कैप और माइनस 18 j कैप। अगर मेरे को इसका मॉड निकालना है, मॉड, तो मॉड क्या करेंगे, ये इसका स्क्वायर कर दो, तो 24 का स्क्वायर कितना आएगा, 24 का स्क्वायर आएगा 576। इसी तरह से 18 का स्क्वायर कर देंगे, तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 900, और इस 900 का रूट करोगे तो ये आएगा 30 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला है 1 मीटर पर सेकेंड, a particle of mass m moving with velocity 1 meter per second collides perfectly elastically। परफेक्टली इलास्टिकली है, ठीक है। फिर बोला है विद अनदर पार्टिकल ऑफ मास 2m एट रेस्ट, इफ द इंसिडेंट पार्टिकल इज डिफ्लेक्टेड बाय 90 डिग्री, द हैवी मास विल मेक एन एंगल विद द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ m इक्वल। इस क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि कोई द्रव्यमान m है जो 1 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो ये द्रव्यमान m है और इसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी है, 1 मीटर पर सेकंड है। ये एक हैवी पार्टिकल का जो मास है वो कितना है, 2m है, उससे टक्कर करता है। इसका मास कितना है, 2m है, और इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। अभी इन्होंने टक्कर कर ली, और इलास्टिक पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर है। उनमें से फिर बोला गया है कि जो m मास वाला पार्टिकल है वो 90 डिग्री एंगल पर चला जाता है, ये चला गया 90 डिग्री एंगल पर, यहाँ से ये 90 डिग्री का एंगल बना लिया इसने, और ये m मास हो गया। इसकी वेलोसिटी हमें पता नहीं है, मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी v1। दूसरा जो भारी पार्टिकल है वो इनिशियल डायरेक्शन से कुछ एंगल बनाता है, और उस एंगल की वैल्यू हमें निकालनी है, तो मान लेते हैं ये एंगल है थीटा है, और इसकी जो वेलोसिटी है v2 है। ऐसे कुछ कहानी हो रही है, ठीक है, ऐसा कुछ हमें पिक्चर दिखाई गई है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि संवेग संरक्षण नियम। एक बार लगाएंगे हम x डायरेक्शन में और एक बार लगाएंगे हम y डायरेक्शन में। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन x डायरेक्शन। तो संवेग संरक्षण कौन सी डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में। तो x डायरेक्शन में मैं संवेग संरक्षण अगर लगाता हूं तो क्या लिखा जाएगा, m,
यहाँ पर मास कितना है m है, वेलोसिटी कितनी है 1 है। अब ये v1 का कंपोनेंट होगा, देखो ये वाला कितना है, ये मैं लिख देता हूँ m, और ये वेलोसिटी इसकी कितनी है 0, इसका मास कितना है 2m है, तो इसको मैंने यहाँ कितना लिख दिया 2m लिख दिया, इसको लिख दिया मैंने 2m। अब ये वाला जो मास है, ठीक है, m मास, इस m मास का हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या आएगा, हॉरिजेंटल कंपोनेंट आएगा इसका mv cos 90 डिग्री, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट आएगा mv sin 90 डिग्री। इसी तरह से जो ये 2m मास है इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट आएगा 2m, और अलोंग द एक्सिस है तो 2mv2 है ना, यहाँ पर वेलोसिटी v1 है तो 2mv2 cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट 2mv1 sin थीटा। तो यहाँ से ये क्या बनेगा mv1 cos 90 डिग्री, mv1 cos 90 डिग्री ये बनेगा, और प्लस में क्या हो जाएगा एक्स डायरेक्शन में, ये अगर मैं बात करूं, 1 मिनट हैंग हो गया है, cos 90 डिग्री cos 90 डिग्री, और एक बनेगा 2mv2, और ये हो जाएगा cos थीटा। अब यहाँ पर cos 90 डिग्री है वो क्या वैल्यू देगा, 0 वैल्यू देगा, तो हमारे पास क्या बचेगा m, ये 0 हो चुका है, यहाँ से बचेगा 2mv2, और ये क्या हो गया cos थीटा। तो हमारे पास यहाँ से इक्वेशन बनेगी 2v2 cos थीटा इक्वल्स टू 1, इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं क्या करूँगा, वर्टिकल डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाऊंगा, सिमिलरली इन वाई डायरेक्शन। जब आप वाई डायरेक्शन के लिए बात करेंगे तो वाई डायरेक्शन में क्या होगा कि इनिशियल जब कंडीशन की हम बात करें तो यहाँ पर वाई डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट नहीं है, ना m मास के और ना 2m मास के, तो इनिशियल ये वाली साइड तो क्या हो गई 0 हो गई पूरी। अब आप RHS पे जब देखेंगे तो इसका कंपोनेंट जाएगा mv sin 90 डिग्री पॉजिटिव वाई में, और इसका कंपोनेंट जाएगा 2mv2 sin थीटा इस पे नेगेटिव वाई में। तो यहाँ क्या बनेगा, ये बनेगा mv1, ये बनेगा cos 90 डिग्री, ये पॉजिटिव में जाएगा, और एक जाएगा नेगेटिव में, तो उसको मैंने लिखा 2mv2, और ये हो गया sin थीटा। तो यहाँ से cos 90 sin 90 आएगा, सॉरी ये sin 90 लिखा जाएगा, तो यहाँ से ये sin 90 क्या वैल्यू देगा 1, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास बनेगा क्या बनेगा, यहाँ 0 रहने दो, यहाँ पर बनेगा v1, ओनली v1 रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ रहेगा 2v2 और sin थीटा, जिसको मैंने लिख लिया 2v2 sin थीटा 2v2 sin थीटा इक्वल्स टू v1, इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 1 और 2 जो है उसको स्क्वायर करके ऐड कर दूंगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 4v2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस, तो ये बनेगा 4v2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस, ये बनेगा 4v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस v1 स्क्वायर, क्या बनेगा 1 प्लस v1 स्क्वायर। यहाँ से 4v2 स्क्वायर कॉमन आ गया, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या वैल्यू देगा 1, यहाँ से क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो गया 1 प्लस v1 स्क्वायर, ये हो गया 1 इक्वल, तो 4v2 स्क्वायर इक्वल्स टू ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1 प्लस v1 स्क्वायर, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब आप क्या लगाओगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी कर लो आप, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो जाएगी क्योंकि प्योरली इलास्टिक है, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो जो वो वर्ड लिखा हुआ है ना प्योर इलास्टिक, तो परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन हो जाएगा। तो क्या लिखी जाएगी, हाफ m, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दिया, प्लस हाफ 2m और इंटू 0 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, हाफ 2m इंटू 0 का स्क्वायर हो गया, और आफ्टर कॉलिजन क्या रहेगी, हाफ m और एक वेलोसिटी है v1 स्क्वायर, और हाफ 2m, एक वेलोसिटी कितनी है v2 स्क्वायर। तो यहाँ से 1/2m हर जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1, और ये वैल्यू कितनी बनेगी, ये बनेगी v1 स्क्वायर, और यहाँ पर कितना बनेगा, यहाँ पर बनेगा 2v2 स्क्वायर, क्या बनेगा 2v2 स्क्वायर, जिसको कि मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 2v2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस v1 स्क्वायर, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। मैं क्या करूँगा, अब जो इक्वेशन 3rd एंड 4th इसको मैं ऐड कर दूंगा, तो 3rd और 4th को ऐड जब करोगे 3rd प्लस 4 को आप ऐड करोगे तो ये बनेगा 6v2 स्क्वायर इक्वल्स टू
यहाँ से वैल्यू बनेगी 2, तो यहाँ से V2 की वैल्यू आएगी 1/√3। V2 की वैल्यू आएगी 1/√3। V2 की वैल्यू आ जाएगी तो हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे किसकी, V1 की। तो V1 की हम वैल्यू निकालेंगे सिमिलरली, हैंस V1। तो V1 की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? V1 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन पकड़ लो। तो V1 की वैल्यू निकालने के लिए V2 की वैल्यू मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ इसी इक्वेशन नंबर 3 में। तो ये कितना हो जाएगा, 4/3, है ना। तो ये बनेगा 4/3 इक्वल्स टू 1 + V1²। ये बनेगा 4/3 इक्वल्स टू 1 + V1²। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने V2 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो V1² इक्वल्स टू 1 - 4/3। तो V1 की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो जाएगी, ये मैंने इक्वेशन में 4 ये गलत लिखा है ना, ये 4/3 - 1 आएगा। तो 4/3 - 1, तो ये हो जाएगा 1/3 और ये रूट में आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। अब हमारे पास एक इक्वेशन आई हुई है साइन थीटा में, कौन सी वाली, ये इक्वेशन 2V2 sin थीटा इक्वल्स टू V1। तो इस इक्वेशन में दोनों वैल्यू डाल दो। इस इक्वेशन में दोनों वैल्यू डाल देंगे तो 2V2 का मतलब है 1/√3 साइन थीटा इक्वल्स टू V1 यानी कि 1/√3। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2। और साइन थीटा 1/2 है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, 30 डिग्री आ गई है। तो हमारे पास इसका जो राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। मीन्स हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन कुछ बड़ा था, है ना, पर अच्छा खासा क्वेश्चन था। और तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि परफेक्ट इलास्टिक का क्या मतलब होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक होता तो उसका क्या मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है अ रॉकेट सेट फॉर वर्टिकल फायरिंग वेग्स 50 किलोग्राम एंड कंटेन्स 450 किलोग्राम ऑफ फ्यूल। एक रॉकेट है, वर्टिकल फायरिंग मतलब सीधा छोड़ा जा रहा है, उसका वेट 50 किलोग्राम है और 450 किलोग्राम का उसके अंदर ईंधन भरा हुआ है, फ्यूल है। इट कैन हैव अ मैक्सिमम एग्जॉस्ट वेलोसिटी, उसकी जो एग्जॉस्ट वेलोसिटी है वो हमें गिवन है। तो व्हाट शुड बी इट्स मिनिमम रेट ऑफ फ्यूल, dm/dt की वैल्यू निकालनी है, कंजम्पशन रेट निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर जो हमारे पास थर्स्ट फोर्स होता है उसका कंसेप्ट लगाएंगे। तो थर्स्ट फोर्स जो है, थर्स्ट फोर्स बनेगा हमारे पास -v dm/dt। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा mg। ये वाला जो मास लोगे ये आप टोटल मास लोगे। कौन सा मास लोगे, टोटल मास। ठीक है, कौन सा मास लोगे, टोटल मास। तो आपको निकालना है dm/dt। तो dm/dt किसके बराबर हो जाएगा, mg/ और ये हो जाएगा v। अब m आपको टोटल लेना है, तो यहाँ पर 450 + 50 कर देना है। तो इसको कितना करना है, 450 + 50 ये लेना है। g की वैल्यू आपने कितनी ले ली है, 9.8। 9.8, ये 450 है ना, 450। और आपको एग्जॉस्ट वेलोसिटी जो गिवन है वो है 5 किलोमीटर में। 5 किलोमीटर का मतलब हो गया 5000 मीटर। 5 किलोमीटर का मतलब हो गया 5000 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर आप लिख दोगे 5000। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा 500 × 9.8/5000। तो यहाँ से ये 10 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, 10 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ जाएगा 0.98। सिंपल सा आंसर है, 0.98 किलोग्राम पर सेकेंड। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल इन रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम इज v प्राइम एंड एंगुलर वेलोसिटी रोटेटिंग फ्रेम इफ ओमेगा इफ द वैल्यू ऑफ कोरियोलिस फोर्स ऑन द पार्टिकल इज मैक्सिमम। देखो कोरियोलिस फोर्स जो होता है F, उसकी वैल्यू हम लिखते हैं 2mv क्रॉस ओमेगा। तो 2mv ओमेगा साइन और इनके बीच का एंगल हो गया मान लो थीटा है। तो ये मैक्सिमम कब देगा, जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा। और साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा, साइन थीटा मैक्सिमम होगा जब ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा होगा, तो ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा होगा 2mv ओमेगा। तो हमारे पास जो सही आंसर है वो आ जाएगा कौन सा, 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इफ अ सर्किल इज मूविंग। देखो ये जो क्वेश्चन है ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का कैसे है कि ये सर्किल है, मान लो ये सर्किल है, तो इस सर्किल की ये रेडियस हो गई, ये r1 है और ये r2 है। तो हमें ये बहुत अच्छे से पता है अकॉर्डिंग टू लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की L = L0 1 - v² / c², यानी कि
मूविंग फ्रेम के अंदर जो लेंथ है, जिस साइड में वो मोशन में है, वो लेंथ क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो R1 जो है वो लेस देन हो जाएगा किससे, R0 से। इनिशियली इसको R0 मान लो और इसको भी R0 मान लो, तो R1 लेस देन हो जाएगा R0 से। मेरा कहने का मतलब है कि जो इसकी x एक्सिस के अलोंग जो साइड है वो क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो ये बन जाएगा R2 और ये बन जाएगा R1। तो R1 लेस देन हो जाएगा किससे, R0 से। तो ये बनाया तो इलिप्स है। इलिप्स किस तरह का बना है कि x एक्सिस जो है वो क्या हो गया, इसका माइनर एक्सिस हो गया। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इफ अ मैन स्टैंडिंग एट द इक्वेटर ऑन अर्थ फील वेटलेसनेस देन द लेंथ ऑफ वन डे विल बी। यदि कोई आदमी भूमध्य रेखा पर खड़ा है और भारहीनता को महसूस कर रहा है, तो इसके लिए आपको अर्थ का जो रोटेशनल इफेक्ट है उसका फॉर्मूला लगा लो। तो उसका फॉर्मूला लगाओगे तो जी प्राइम इक्वल्स टू जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर, जी एम ओमेगा स्क्वायर आर, सिर्फ ओमेगा स्क्वायर आर और कॉस स्क्वायर लैम्बडा एट इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर क्या होता है, इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा, लैम्बडा की वैल्यू 0 डिग्री। और आपको बोला है साफ साफ भारहीनता, भारहीनता का मतलब है जी डैश की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। तो यहां से बनेगा 0 इक्वल्स टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो यहां से g इक्वल्स टू हो गया ओमेगा स्क्वायर आर। आपको पूछा है टाइम पीरियड, तो g इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू आर। तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर आर अपॉन जी। यहाँ सारी वैल्यूज को हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास t की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.4 आर। ठीक है। और एक और चीज बता दूं कि जब ये इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारहीनता की अवस्था यानी कि वेटलेसनेस की कंडीशन में जो ओमेगा है वो अर्थ की स्पीड का कितना हो जाएगा, तो वो 17 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है, 17 टाइम्स। इसी फॉर्मूला से निकाला जाता है वो भी। तो यहाँ से हमारे पास सही आंसर आ जाएगा डी। ये मैंने क्वेश्चन आपको कराया भी हुआ है, जब मैंने ये आपको कोर्स के अंदर कराया हुआ है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। गलत कथन चुनिए, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। पहला है एवरी फोर्स एनकाउंटर्ड इन मैकेनिक्स कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिक्स के अंदर जो भी फोर्स है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी से एसोसिएट नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है, ये सही स्टेटमेंट है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ओवर अ क्लोज पाथ इज नॉट जीरो ओवर एंड नो पोटेंशियल एनर्जी कैन बी एसोसिएटेड विद। फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो उसकी वजह से अगर हम क्लोज पाथ में वर्क डन निकालेंगे तो वो जीरो नहीं आएगा। बिल्कुल सही है। फिर बोला है ड्यूरिंग अ कॉलिजन द काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन होल्ड्स एट एवरी इंस्टेंट। नहीं, ये गलत है, क्योंकि कॉलिजन दो तरह की होती है, एक होती है इलास्टिक और एक होती है इनइलास्टिक। तो इलास्टिक कॉलिजन के अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है, जबकि इनइलास्टिक कॉलिजन के अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। तो यहाँ पर तो ये बोला है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो हर तरह की कॉलिजन में कंजर्व होती है, जो कि गलत है। तो सी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। तो इस तरह से ये आज के लेक्चर के कुछ क्वेश्चंस थे और मेरे हिसाब से आपको सभी सॉल्यूशंस बहुत अच्छे से समझ भी आ गए होंगे। लेक्चर के पीडीएफ के लिए जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है निंजा प्रेप पीजीटी फिजिक्स, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। वहां पर आपको इसके पीडीएफ भी मिल जाएंगे। और जो भी मैं लेक्चर्स बनाता हूँ मेरे जिस भी चैनल के ऊपर, मेरे काफ़ी सारे चैनल हैं, एक IIT जैम का है, CSIR नेट का है, और अभी रिसेंटली आप देख रहे हैं जो ये पीजीटी फिजिक्स का है। तो जिस भी चैनल पे मैं वीडियो डालता हूँ, है ना, तो वो वीडियोस अगर मैं पीजीटी के रिलेटेड बना रहा हूँ तो वो सारे के सारे वीडियो आपको टेलीग्राम के ऊपर मिलेंगे, तो उसको फॉलो कर लेना आप, है ना। और इसका पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिलेगा। बाकी कोर्स की डिटेल्स मैंने आपको बता दी, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। हिंदी मीडियम का मैं जल्दी ही स्टार्ट करने वाला हूं। हालांकि हिंदी मीडियम की जब मैं बात करता हूं तो उसमें 11th-12th का ही हिंदी मीडियम का होगा। बाकी तो BSc MSc का तो कैसे हिंदी का करेंगे, BSc और MSc का तो थोड़ा प्रॉब्लम वाला सीन हो सकता है। उसमें 11th-12th का क्लास का जो है वो हिंदी मीडियम का मैं ट्राई करूंगा कि वो मैं बैच जल्दी से लाऊं। बाकी आप लोग अपने कमेंट करके बता दीजिए कि हिंदी में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।